हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडुजीवा पे। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस और हम लोग उसमें चैप्टर 2 यानी फेडरलिज्म डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने क्या स्टडी किया था, वी हैव स्टडीड अबाउट हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। हमारे देश भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस कैसे की जाती है। वहां हमने बेसिकली 3 पॉलिसी के बारे में देखा था। वन इज लिंग्विस्टिक स्टेट, दूसरा लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन को हिंदी में हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो ये क्या है वो जानने से पहले आप ये जानो कि हमारा देश कितना बड़ा देश है। बहुत बड़ा देश है, बहुत ही वास्ट कंट्री है। यहाँ हमने क्या देखा, हमने 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखा। कौन कौन, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया जो कि बहुत ही वास्ट कंट्री है, यहाँ बस 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस अच्छे तरीका से नहीं चल पाता है। क्योंकि आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जो स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हमारे यूरोप के देश से, यूरोप के जो कंट्रीज हैं उनसे भी बड़े बड़े देश हैं हमारे। तो यहाँ हमारा रीजनल डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है। और तो और हमारे जो कुछ कुछ स्टेट हैं उसके अंदर इंटरनल डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है। स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। कुछ कुछ स्टेट में तो अलग अलग जगह पे बहुत ज्यादा डाइवर्स, किसी जगह में आपको कुछ अलग रिलीजन, कोई अलग डाइवर्स ग्रुप मिलेंगे और कहीं अलग डाइवर्स ग्रुप मिलेंगे। तो आपको किसी किसी स्टेट में भी अलग अलग इंटरनली भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ प्रशासन, शासन, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस को संभालने के लिए बस 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही काफी नहीं है। इसके लिए हम लोग को 3rd टायर या 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट की भी जरूरत पड़ जाती है। तो वहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट हमारा वहीं से आता है। डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग कहते किसको हैं, तो जब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर्स को लेके और लोकल गवर्नमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कह देते हैं। This means when some power is taken away from central and state government and given to local government, लोकल गवर्नमेंट को जब पावर दे दी जाती है उसी को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। हम लोग इस चैप्टर में अब इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि ये लोकल गवर्नमेंट क्या है भैया। ये लोकल गवर्नमेंट किस तरह का लोकल गवर्नमेंट का हमारे इंडिया में व्यवस्था किया गया है, किस तरह का अरेंजमेंट किया गया है। सबसे मेन चीज हमारा लोकल गवर्नमेंट से, अभी आप नाम जान लो लोकल गवर्नमेंट, आपको पता ही होगा लोकल गवर्नमेंट किसके कहते हैं। हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और हमारे म्युनिसिपैलिटी, उनको हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। उसी के बारे में तुम्हें पता है, आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। लेकिन वो जानने से पहले अब ये जानना पड़ेगा कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्या पड़ी, डिसेंट्रलाइजेशन से और क्या क्या हमारे फायदे हो सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का क्या एक फायदा होगा, आप एक चीज सोचो कि हमारे जो लोकल प्रॉब्लम होते हैं, लोकल इशू होते हैं, उनको लोकल लोग, वहां के लोकल लोग उसको ज्यादा अच्छा तरीका से समझ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन वो निकाल सकते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो लोकल लोग जहां के हैं वो उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग पावर को डिसेंट्रलाइज करते हैं यानी पावर को सेंट्रल और स्टेट से लाके हम लोग लोकल गवर्नमेंट को भी कुछ पावर दे देते हैं, तो वहां लोकली हमारा कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू अच्छे ढंग से हैंडल हो पाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम है, इशूज कैन बी बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल। लोकल लेवल पे सबसे अच्छे से सेटल किया जा सकता है क्योंकि उनको ज्यादा अच्छा नॉलेज होता है वहां की प्रॉब्लम के बारे में। दूसरा हमारा क्या इसका इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन का, डिसेंट्रलाइजेशन करने से हम लोग वहां एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ाने का मतलब कि वहां क्या डिसीजन लेना चाहिए किसी भी लोकल गवर्नमेंट के लिए, किसी भी लोकल जगह के लिए क्या हमारा डिसीजन लेना चाहिए, वहां का क्या अच्छा है, वहां की जनता खुद उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, वहां डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकती है और डिसाइड कर सकती है कि वहां का पॉलिसी, उस जगह का पॉलिसी, लोकल पॉलिसी कैसा होना चाहिए। तो हमारा इससे क्या बढ़ेगा, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। पार्टिसिपेशन ही तो मेन हमारा फंडा है डेमोक्रेसी का
कि लोगों का जितना ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो उतना अच्छा डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी इज ऑफ पीपुल, बाय पीपुल एंड फॉर द पीपुल। ये अब्राहम लिंकन साहब ने आपको कहा था, डेमोक्रेसी ऑफ पीपुल, बाय पीपुल एंड फॉर पीपुल। तो जितना ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन उतना अच्छा डेमोक्रेसी। तो लोकल गवर्नमेंट में हमारा ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो पाता है। अब देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया डिसेंट्रलाइजेशन कहते क्यों है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा इंडिया में पहले डिसेंट्रलाइजेशन या लोकल गवर्नमेंट को लेके क्या परिस्थिति थी, क्या सिचुएशन थी। तो हमारे संविधान में डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकल गवर्नमेंट को लेके प्रावधान तो दिए गए थे, प्रोविजन तो दिए गए थे और हमारे गांवों में पंचायत बनाए गए थे और अर्बन एरिया में म्युनिसिपैलिटी बनाए गए थे। लेकिन ये तो बना तो दिए गए, लेकिन ये डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते थे। इनके पास अपना कोई पावर नहीं होता था। इन्हें जैसे स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेंगी, जैसे निर्देश देगी, उनको वैसे करना पड़ता था। तो वी कैन से दैट दे वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये तो हमारा एक इशू हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल में थे। जब डायरेक्ट कंट्रोल में थे तो उसको अपना ऑटोनॉमी नहीं मिला हुआ था। दूसरा क्या हुआ, दूसरा इशू क्या था हमारा, इलेक्शन रेगुलरली हेल्ड नहीं किए जा रहे थे। इलेक्शंस वे नॉट हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शन भी रेगुलरली हेल्ड नहीं किए जा रहे थे। कभी कोई हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या कहीं पे पंचायत ज्यादा टाइम तक चलते रहता था या कभी 2 साल में खत्म हो जाता था या फिर हमारा वहां इलेक्शन होता ही नहीं था। तो ये सारे इश्यूज थे और लोकल गवर्नमेंट को पावर भी नहीं मिला हुआ था और उनको रिसोर्स भी नहीं मिला हुआ था कि वो कैसे काम करेंगे। जब उनके पास रिसोर्स ही नहीं होगा, उसके पास फंड ही नहीं होंगे, फंड के सोर्स ही नहीं होंगे, तो वो काम कैसे करेंगे। तो ये सारी इश्यूज हमें देखने को मिलते थे। अब क्या हुआ, अब लोग देखते हैं कि 1992 में हमारा 73rd और 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, यानी संविधान का 73वां और 74वां संशोधन लाया गया। और उसके वजह से क्या हुआ, लेट अस सी, उसके वजह से हमारे क्या इंप्रूवमेंट आए, हमारे लोकल गवर्नेंस में यानी डिसेंट्रलाइजेशन में क्या इंप्रूवमेंट आए, लेट अस सी। लेट अस सी कि हमारे 1992 में हमारे जो भी इश्यूज थे लोकल गवर्नमेंट को लेके उनको कैसे सुलझाया गया और लोकल गवर्नमेंट को कैसे और ज्यादा मजबूत किया गया। तो 1992 में हमारे संविधान का 73rd एंड 74th अमेंडमेंट लाया गया, यानी 73वां और 74वां संशोधन लाया गया 1992 में, 1992 में। और उसमें क्या किया गया, दो पार्ट जोड़े गए हमारे संविधान में, वन इज पार्ट 9 एंड वन इज पार्ट 9A। पार्ट 9 में हमारे आर्टिकल 242 243 ओ तक रखे गए, जिसमें हमारे पंचायती राज के बात करता है, और दूसरा हमारा पार्ट 9A रखा गया जो हमारा आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक इंक्लूड है, जिसमें हमारा म्युनिसिपैलिटी की बात करता है। ये ऐसा क्यों किया गया, 1992 में हमारे 73rd और 74th अमेंडमेंट क्यों लाए गए, टू मेक लोकल गवर्नमेंट मोर पावरफुल एंड मोर इफेक्टिव। हमारे लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा वो इफेक्टिव हो सके, इसी के लिए हमारा ये दोनों संशोधन लाए गए, दोनों अमेंडमेंट लाए गए। तो लेट अस सी कि उनके क्या क्या प्रोविजन है। मेन जो प्रोविजन है वो क्या कहता है हमारे 1992 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। तो सबसे पहला कि इट इज मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन। इसका मतलब हमारे पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के लिए रेगुलर इलेक्शन करवाना मैंडेटरी हो गया, वो जरूरी हो गया कि अब हर एक स्टेट को अपने लोकल गवर्नमेंट के लिए यानी पंचायती राज के लिए और म्युनिसिपैलिटी के लिए टाइम फ्रेम में यानी 5 ईयर पे, हर एक 5 ईयर पे रेगुलर इलेक्शन करवाना मैंडेटरी कर दिया गया। दूसरा क्या किया गया, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC, ST एंड OBC इन इलेक्टेड बॉडीज। जो भी इलेक्टेड बॉडीज होंगे, जो भी इलेक्शन होंगे, उनमें SC, ST और OBC के लिए सीट्स को रिजर्व किए गए ताकि इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके। लेकिन यहाँ OBC वाला जो सेक्शन है, ये OBC वाला सेक्शन ऑप्शनल है स्टेट के लिए। स्टेट डिसाइड करेगी कि OBC को आरक्षण या रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है, लेकिन SC और ST को देना ही पड़ेगा इन सीट।
सीट में। और दूसरा क्या है, हमारे कम से कम 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व किया गया, यानी औरतों के लिए कम से कम 1/3 सीट को रिजर्व किया गया, महिलाओं के लिए 1/3 सीट को रिजर्व किया गया, यानी कम से कम 1/3 सीट पे महिलाएं तो होनी ही होनी चाहिए। ये इंश्योर करता है हमारा 1992 का अमेंडमेंट। इससे क्या हुआ, हमारे औरतों का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, औरतों यानी महिला भी अब अपना वॉइस रख पाएंगी, तो महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो गया। उसके बाद और क्या हुआ, इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया। इसका क्या काम होगा, इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन का, इनका काम होगा टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के जो भी इलेक्शन होंगे उनको करवाने के लिए हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया और इसे इंडिपेंडेंट रखा गया। और यही हमारा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन करवाता है एट रेगुलर इंटरवल। और दूसरा क्या किया गया, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर्स थे या फिर जो भी सब्जेक्ट्स थे और रेवेन्यू के जो भी सोर्स थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया। किससे किस में ट्रांसफर कर दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। और उन पावर्स को उन कौन कौन से सब्जेक्ट पे इनको पावर ट्रांसफर किया जाना चाहिए वो हमारे शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 में रखा गया, यानी संविधान की 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में रखा गया कि कौन कौन से पावर या कौन कौन से सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी। लेकिन ये चीज स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, वो स्टेट पे डिपेंड करता है कि स्टेट कौन कौन सी पावर देंगी। तो ये शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 में तो रखा गया है, लेकिन ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है कि कौन कौन सी पावर स्टेट हमारे लोकल गवर्नमेंट को देंगी। उसके बाद हमारा क्या होगा, नो लेट अस स्टडी। आपको तो ये सब समझ में आ गया कि 1992 के अमेंडमेंट से क्या हुआ, हमारा इतनी चीजें करे गई, इलेक्शन रेगुलरली हेल्ड करवाया जाने लग गया, वो SC ST OBC के लिए हमारा रिजर्वेशन दिया गया, वुमेन के लिए महिला के लिए रिजर्वेशन दिया गया और स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया और पावर को स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट ट्रांसफर कर दिया गया। इससे क्या हुआ, हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है वो और ज्यादा मजबूत हो गया और वो और ज्यादा इफेक्टिव हो गया। ये तो हमने प्रोविजन देख लिए। अब देखते हैं कि हमारा सेटअप क्या तैयार किया गया, हमारा लोकल गवर्नमेंट है उसका क्या सेटअप तैयार किया गया। वही सेटअप जो पहले सेटअप चल रहा था, यानी गांव वाली क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में हमारे पंचायती राज, रूरल लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज और अर्बन क्षेत्र में म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्रावधान किया गया। तो नाउ लेट अस स्टडी व्हाट इज रूरल लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज। सबसे पहले पंचायती राज के बारे में स्टडी करते हैं, तब हम लोग म्युनिसिपैलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पंचायती राज। नाउ लेट अस सी कि हमारे रूरल लोकल गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर है। रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम लोग पंचायती राज भी कहते हैं, ये पंचायती राज भी कहते हैं और ये हमारे संविधान के पार्ट 9 में रखा गया है। कब, हमारे 73rd अमेंडमेंट से, यानी 73वां संशोधन से पार्ट 9 में रखा गया, जिसमें आर्टिकल 243 टू 243 ओ तक इसमें इसके प्रोविजंस जो भी हैं वो रखे गए हैं एज पर 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसमें भी हमारे 3 टायर स्ट्रक्चर की बात की गई, यानी हमारे पंचायती राज में 3 टायर स्ट्रक्चर की बात की गई, यानी 3 लेवल की स्ट्रक्चर होगी। तो कैसा स्ट्रक्चर होगा देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या होता है, हमारे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, एक इंटरमीडिएट लेवल होता है और एक विलेज लेवल होता है। ये कैसे होता है, देखिए ऊपर से ही पहले नीचे समझिए, नीचे से ऊपर समझो या ऊपर से नीचे समझो, बात बराबर। हम लोग ऊपर से आते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से बात करते हैं। हमारा एक कोई डिस्ट्रिक्ट है, सपोज दिस इज अ डिस्ट्रिक्ट, ये हमारा कोई एक जिला है। इस जिला में हमारे अलग अलग, इसको अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है, अलग अलग पार्ट में बांट दिया। और ये सारे पार्ट जो हैं, ये सारे पार्ट को, हर एक पार्ट को हम लोग क्या देते हैं, पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या मंडल या तालुक। तो बेसिकली क्या किया हमने, एक डिस्ट्रिक्ट लिया, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट लिया, उसको अलग अलग पार्ट में बांट दिया और ये अलग अलग पार्ट जो है इनको हमने नाम दे दिया पंचायत समिति का या ब्लॉक का या मंडल का या फिर तालुक का। इनमें से हम इसको कुछ भी कह सकते हैं। अब इनमें से आप कोई भी एक पंचायत समिति को ले लो या ब्लॉक को ले लो, सपोज ये ब्लॉक है, इन ब्लॉक को क्या किया, आप
ये एक आपका ब्लॉक हो गया। अब इस ब्लॉक को अलग अलग पंचायत में डिवाइड कर दिया गया। वहां कितने विलेज हैं उसके बेसिस पे उनको अलग अलग विलेज में डिवाइड कर दिया गया और इनका नाम रखा गया हमारा ग्राम पंचायत। तो हमारे बेसिकली क्या हो गए, सबसे पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट को बांट के पंचायत समिति, फिर पंचायत समिति को हमने बांट दिया ग्राम पंचायत में। अब ये ग्राम पंचायत को भी हम क्या करते हैं, अलग अलग वार्ड में बांट देते हैं। ये जो ग्राम पंचायत है या ग्राम पंचायत या फिर गांव होता है हमारा या फिर विलेज होता है, उसको भी फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। किसमें, वार्ड्स, अलग अलग वार्ड में हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। अगर आप नीचे से समझना चाहो तो ऐसे समझो, हमारे गांव हैं, अलग अलग गांव हैं, अलग अलग गांव के यानी अलग अलग विलेज के हमारे ग्राम पंचायत होंगे। वो ग्राम पंचायत मिलके, बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलके पंचायत समिति का गठन करेंगे, पंचायत समिति बना दिए और वही बहुत सारे पंचायत समिति मिलके एक जिला परिषद का गठन कर दिया। तो आप ऊपर से नीचे समझो या नीचे से ऊपर समझो, बात बराबर है। तो 3 टायर स्ट्रक्चर हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसको हमने क्या दिया, जिला परिषद। जो ये पूरा पंचायत, जितने भी पंचायत समिति हैं वो पंचायत समिति, सारे पंचायत समिति मिलके एक जिला परिषद बना दिया। फिर हमारे ये ग्राम पंचायत हो गए, अलग अलग ग्राम पंचायत हो गए। अभी हम लोग देखते हैं ये ग्राम पंचायत क्या होता है और इसका क्या स्ट्रक्चर होता है और उसमें कामकाज कैसे चलते हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज ग्राम पंचायत। तो लेट्स सी व्हाट इज ग्राम पंचायत। जो हमारा सबसे निचला टायर हमारा लोकल गवर्नमेंट का और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टायर, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज ग्राम पंचायत। तो हमारा ग्राम पंचायत होता क्या है, तो ग्राम पंचायत मैंने क्या बोला, एक जो हमारे विलेज होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ विलेज होते हैं वो मिलके एक ग्राम पंचायत बनाते हैं और उस ग्राम पंचायत को हम लोग क्या करते हैं, सेवरल वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। सपोज ये पूरा एक हमारा ग्राम पंचायत है, उसको क्या किया हमने, अलग अलग वार्ड में डिवाइड कर दिया। जब अलग अलग वार्ड में डिवाइड कर दिया तो अब इस वार्ड के लोग, इस वार्ड की जो भी एडल्ट पॉपुलेशन होगी, जो भी वोटर होंगे, वो क्या करेंगे, अपना एक पंच चुनेंगे। इन्होंने भी अपना पंच चुना, इन्होंने भी पंच चुना, सबने अपना अपना एक पंच इलेक्ट किया। तो सपोज यहाँ अगर 9 वार्ड है तो हमारे टोटल 9 पंच हो जाएंगे, 9 पंच हो जाएंगे या फिर 9 वार्ड मेंबर हो जाएंगे, 9 वार्ड मेंबर हो जाएंगे। ये तो हमारे पंच का चुनाव हो गया या फिर वार्ड मेंबर का चुनाव हो गया। फिर अब हमारी ये पूरी की पूरी ग्राम पंचायत, ये पूरी की पूरी ग्राम पंचायत की जो जनता होगी वो एक सरपंच का भी चुनाव करेगी। यहाँ ये लोग 9 पंच मिलके सरपंच का चुनाव नहीं करेंगे, बल्कि ये पूरी की पूरी पंचायत की जो जनता होगी वो सरपंच का चुनाव करेगी। तो हमारे ग्राम पंचायत में कौन कौन हो गए, बेसिकली एक हमारा हो गया पंच या फिर वार्ड मेंबर, यानी अलग अलग वार्ड के जो हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे वार्ड मेंबर या पंच, और दूसरा पूरी की पूरी हमारी ग्राम पंचायत, पूरी की पूरी ग्राम पंचायत के द्वारा चुना गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज कॉल्ड सरपंच, या फिर उसको हम लोग इसका ग्राम पंचायत का प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं। ये हमको आपको समझ में आ गया, वार्ड मेंबर किसको कहेंगे और प्रेसिडेंट या फिर सरपंच किसको कहेंगे। और इनको मैंने ये बता ही दिया आपको, ए और बी दोनों को डायरेक्टली ही चुना जाता है, दोनों का चुनाव डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता है कि ये 9 पंच मिलके इस सरपंच को चुनेंगे, ऐसा नहीं होता है। इस 9 पंच को भी यानी 9 वार्ड मेंबर को भी जनता ही चुन रही है और इस सरपंच को भी पूरे ग्राम पंचायत की जनता ही चुन रही है, इलेक्ट कर रही है, यानी डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है उनका। ये पूरी की पूरी गांव के लिए या फिर पूरी की पूरी पंचायत के लिए डिसीजन मेकिंग बॉडी है। डिसीजन मेकिंग बॉडी का मतलब उस गांव में, उस पंचायत में किस हिसाब से पॉलिसी बननी चाहिए, किन किन चीजों पे काम होने चाहिए, वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, किसका, ग्राम पंचायत का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सो इट इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर इंटायर विलेज। पूरी की पूरी ग्राम पंचायत या पूरी की पूरी गांव के लिए ये डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। लेकिन ये डिसीजन मेकिंग बॉडी तो होती है, लेकिन दिस वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ये ग्राम सभा के सुपरविजन के अंदर काम करती है। ग्राम सभा इस पे देखरेख करती है कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ग्राम सभा क्या होता है, पूरी की पूरी, ये हमारा एक पंचायत हो गया, इस पूरे पंचायत के जितने भी वोटर होंगे या फिर जितने भी एडल्ट मेंबर होंगे वो हमारे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो ग्राम सभा हमारा क्या हो गया, ऑल द वोटर्स इन द पंचायत आर इट्स मेंबर। पूरी की पूरी
पंचायत के जितने भी एडल्ट मेंबर होंगे वो हमारे ग्राम सभा कहलाएगी। और ये ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत के जो भी कार्य होते हैं, जो भी काम काज हो रहे हैं, उस पर नजर बनाए रखती है, उनका सुपरविजन करते रहती है। और ये रेगुलरली बैठक होते रहती है कि आपका कामकाज कैसा चल रहा है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि ग्राम पंचायत हमें समझ में आ गया। अब क्या होते हैं, सेवरल ग्राम पंचायत, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, अलग अलग ग्राम पंचायत मिलके पंचायत समिति का गठन करते हैं। फिर अलग अलग पंचायत समिति मिलके जिला परिषद का गठन करती है या फिर जिला परिषद का फॉर्मेशन करती है। तो आपको लोकल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट अच्छे से समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग म्युनिसिपैलिटी भी कहते हैं। लेट अस सी व्हाट इज अर्बन लोकल गवर्नमेंट। नाउ लेट अस सी अबाउट अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, यह शहरी क्षेत्र में हमारी लोकल गवर्नमेंट की कैसी व्यवस्था है। तो यहाँ पे हमारे इसको पार्ट 9A में रखा गया, यानी संविधान की 74th अमेंडमेंट यानी 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1992 के तहत हमारे पार्ट 9A में अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी म्युनिसिपैलिटी के प्रोविजंस को रखा गया है। एंड इट इज इन आर्टिकल्स 243P to 243ZG, इनमें इनको रखा गया है। इसमें हमारे क्या व्यवस्था है, हमारे जो टाउन्स हैं, जो शहर हैं, उनमें हमारे म्युनिसिपैलिटी कहलाता है यानी नगर पालिका कहलाता है। और जो बिग सिटीज हैं, बहुत बड़े बड़े मेट्रो सिटीज या फिर बहुत बड़े बड़े शहर हैं, उनको हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। और उनको किनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो देखिए जैसे हमारा म्युनिसिपैलिटी होता है, नगर पालिका है, या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम है, इनमें क्या होता है, हमारा अलग अलग वार्ड में इनको भी डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग वार्ड में हमने इनको डिवाइड कर दिया। अब अलग अलग वार्ड से एक वार्ड मेंबर चुन के जाते हैं। वार्ड मेंबर सबसे सारे वार्ड से अलग वार्ड मेंबर चुन के जाते हैं। और फिर ये वार्ड मेंबर अपने में मिलके, जैसे सपोज यहाँ 9 वार्ड मेंबर हैं, तो ये 9 वार्ड मेंबर अपने में से एक पॉलिटिकल हेड का चुनाव करेंगे, जिसको कि हम लोग चेयरपर्सन कहते हैं या चेयरमैन कहते हैं। म्युनिसिपल चेयरपर्सन या फिर म्युनिसिपल चेयरमैन कहेंगे ऑफ हेड ऑफ म्युनिसिपैलिटी। पूरी की पूरी म्युनिसिपैलिटी का वो अध्यक्षता करता है, उसको हम लोग कहते हैं चेयरपर्सन और चेयरमैन। और वही हमारा अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, तो नगर निगम की बात करें, तो उसको हम लोग मेयर कहते हैं। मेयर पूरी इसकी अध्यक्षता करता है। किसकी, यहाँ जो भी ये म्युनिसिपल बॉडी है, इनका भी काम वही होता है, डिसीजन लेना। और फिर लोकल स्तर पे, लोकल लेवल पे किस तरह मैटर को हैंडल किया जाए, इनके लिए भी कुछ पावर्स दिए गए हैं हमारे संविधान में, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 में। वो उस पर डिसीजन ले सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में दोनों चीज जान लिया, रूरल में भी और अर्बन में भी, शहरी क्षेत्र में भी हमने जान लिया। अब हमें क्या देखना है, लोकल गवर्नमेंट अभी तक कितना प्रोग्रेस कर पाया है और उसमें क्या क्या डिफिकल्टी आई है, क्या क्या मुश्किलें से उनको सामना करना पड़ा है। तो लेट अस सी व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड व्हाट आर डिफिकल्टीज टू लोकल गवर्नमेंट। अब देखते हैं कि हमारा लोकल गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नेंस ने क्या प्रोग्रेस कर लिया है। तो क्या प्रोग्रेस कर लिया, सबसे पहला प्रोग्रेस किया है कि हमारे 36 लाख से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में, जो चुन के जाते हैं, इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चुन के गए हुए रिप्रेजेंटेटिव 36 लाख से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हमारे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में हैं। इससे ज्यादा, इतना ज्यादा है कि इतना तो किसी किसी देश का पॉपुलेशन भी नहीं होता। यानी हमारा देश में आप देख सकते हो कितने लोगों को मौका मिल रहा है, कितने लोग अपने वॉइस को डेमोक्रेसी में रख रहे हैं, लोकतंत्र में रख रहे हैं और एक्टिव पार्टिसिपेशन में हिस्सा ले रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। और दूसरा पार्ट क्या हो गया, इट इज डीपनिंग द डेमोक्रेसी इन द कंट्री। हमारे देश में डेमोक्रेसी को और ज्यादा डीपेन कर रहा है, और ज्यादा अंदर तक घुस रहा है हमारा डेमोक्रेसी। लोगों के बीच में डेमोक्रेसी का फीलिंग और ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि हम लोग अब एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, हम लोग एक्टिवली पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, हमारी वॉइस को भी सुना जा रहा है। क्यों, कैसे सुना जा रहा है, ग्राम सभा क्या करती है, वो सुपरवाइज करती है ग्राम पंचायत को। यानी ग्राम पंचायत जो भी काम करेगी उस पर ग्राम सभा अपना
ग्राम सभा करके लोग उसमें अपने विचार रख सकते हैं। तो क्या हुआ, डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा डीपेन हुआ। दूसरा क्या हमारा, इससे हमारा औरतों का या फिर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा है, महिलाओं को भी एक वॉइस मिला है, महिला भी उनमें अपनी वॉइस रख सकते हैं, अपनी आवाज रख सकते हैं और महिला भी इससे आगे निकल रहे हैं, महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है। तो आई होप कि ये तीनों प्रोग्रेस आपको समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे प्रोग्रेस, हमें मेनली ये 3 प्रोग्रेस देखने को मिलता है। और क्या है हमारा, अब इसके साथ साथ ये तो प्रोग्रेस किया है, अब हमारे लोकल गवर्नमेंट में बहुत सारी डिफिकल्टियां भी हैं, बहुत सारी कठिनाइयां भी हैं, जो कि हमें लोकल गवर्नमेंट को आगे बढ़ने दे रहा है और डेमोक्रेसी और ज्यादा मजबूत नहीं हो रही है। उसके क्या क्या रीजन है, तो देखिए, इलेक्शन का तो प्रावधान दे दिया उन्होंने, किसने, संविधान ने, कि इलेक्शन को रेगुलरली हेल्ड किया जाएगा, इलेक्शन को रेगुलरली करवाया जाएगा। लेकिन जो ग्राम सभा होता है, कभी कभी ग्राम सभा रेगुलरली हेल्ड नहीं किया जाता है। जब ग्राम सभा रेगुलरली हेल्ड नहीं किया जाता है तो लोग डिस्कस नहीं कर पाते हैं। जब डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। जो हमारा लोकल गवर्नमेंट का मेन थीम था, मेन एम था, वो बहुत जगह नहीं हो पा रहा है। दूसरा हमारा क्या डिफिकल्टी है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपना पावर को अभी तक लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं किया है, क्योंकि जो हमारा प्रोविजन है उसमें ये कहा गया कि मैंने बताया आपको कि स्टेट टू स्टेट वैरी करेगा कि किसको कितना पावर मिलना चाहिए, कितना पावर स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर को लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी। तो बहुत सारे स्टेट में ऐसा हुआ है कि अपने पावर को अभी तक ट्रांसफर, बहुत कम ही पावर को लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया गया है। ये सारी डिफिकल्टियां हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने, लीडर्स ने और हमारे जनता सब मिलके कितना अच्छा यहाँ का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है। सबसे पहला यूनियन, फिर स्टेट लेवल, फिर लोकल गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग इतना अच्छा अरेंजमेंट है कि सब अपना वॉइस रख सकते हैं और सबकी बातें सुनी जा सके। डिफिकल्टी जरूर है, हर एक चीजें में कठिनाइयां जरूर होती है, लेकिन वी होप कि हमारा देश इससे आगे और ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हमारा देश का और ज्यादा कल्याण हो पाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसा है। इट मीन्स फेडरलिज्म यहाँ कैसे काम करता है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर यहाँ कैसे काम करता है। और मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसका नोट्स along with previous year questions, NCERT solution and many more resources you can download it from our website edujiva.com यानी edujiva.com। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू दोस्तों, बाय। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ूंगा और अगर हो सके तो इस पे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।